बाजार में ऊपरी स्तरों से बना दबाव, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फिसला। निफ्टी ने भी ऊपर से गंवाए करीब 50 पॉइंट। दिग्गज रिलायंस ने बनाया दबाव, जबकि आईटीसी, एचडीएफसी ट्विंस दे रहे हैं सहारा। सरकारी बैंकों में खरीदारी का जोश कायम। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लगातार चौथे दिन उछला। इंडियन, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ज्यादा एक्शन। जोरदार नतीजों के बावजूद एक्सिस बैंक करीब 1.5% नीचे। तीसरी तिमाही में मुनाफा 60% से ज्यादा उछला। 30 तिमाही की ऊंचाई पर पहुंचे एनआईएम्स। आ जाएंगे दिग्गज मारुति के नतीजे। मुनाफे में जबरदस्त बढ़त की संभावना। रेवेन्यू भी 17% की उछाल के साथ बढ़ सकता है। कंपनी मार्जिन में दिख सकता है सुधार। और एमसीएक्स पर सोने ने छुआ नया शिखर, 57,000 के पार। फेड के रुख में नरमी की उम्मीद और कमजोर डॉलर से मिला सपोर्ट। आज आपके सवालों के जवाब देंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। गाबा जी छुट्टी पर हैं, इसलिए मानस जी हमारी मदद करेंगे और बहुत सारे सवाल जो आपके होंगे उस पर हम लोग जवाब लेंगे। लेकिन मानस जी, सबसे पहले बताइए, सोना 57,000 के पार हो गया है। जी जी। आप ट्रैक करते हैं इसको? क्या घर में कुछ हलचल चल रही है क्या सोने को लेकर के? नहीं, घर में तो हलचल नहीं चल रही नीरज जी, लेकिन बिल्कुल ट्रैक करते हैं। और मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि 1800 के आसपास, मैं डॉलर टर्म की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। और तब मैंने मेंशन किया था कि 2000 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं डॉलर टर्म में। तो अब शायद 1934-35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से भी $50-60 जरूर आपको रेट बढ़ते हुए दिखेंगे गोल्ड में। तो बिल्कुल बने रहिए। आई थिंक अब टाइम टू टाइम उन्हें स्टॉप लॉसेस ऊपर रिवाइज करते रहने चाहिए। और यहाँ पर आपको अभी भी 4 से 5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 4 से 5% का अपसाइड डॉलर टर्म्स में, और 57 चल रहा, तो इधर तुमको लगता है 60 तक पहुंचेगा। और जिससे जैसे डॉलर वीक होगा ये और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 57,062 रुपये पे है 24 कैरेट गोल्ड 999 वाला टंच। अच्छा, निफ्टी में क्या करना है भाई? 25 पॉइंट ही बचा है हरे में। तो देखिए, हाई लेवल पे सस्टेन होना दोनों इंडाइसेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और नीरज जी, मेरा समझना है कि देखिए, अब प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये कहना कि इंडाइसेस वीक है वो सही नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस स्ट्रांग है। हालांकि कंसोलिडेशन का दौर है, और कंसोलिडेशन के बाद जब हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 18,200 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो कम से कम 18,450 निफ्टी पे। और जब बैंक निफ्टी में आपको 43,100 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तब आपको शायद 43,800 तक के स्तर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो दोनों इंडेक्स के जो पैटर्न है वो पॉजिटिव लगते हैं। और मेरी राय में तो गिरावट पे खरीदारी करनी ही चाहिए। एक खरीदारी करनी चाहिए। मनस, 2 मिनट रुकिएगा जरा, एक बोर्डरूम करते हैं, केनरा बैंक के से बातचीत करते हैं। नतीजे बहुत ही बढ़िया है और तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे बैंक ने पेश किए। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 25% की करीब ग्रोथ आई। और एनआईएम्स 30 क्वार्टर्स के हाईस पे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी साहब। मुखर्जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नंबर्स तो सर बहुत ही शानदार हैं। क्या ट्रिगर्स रहे? हेलो जी देवाशीष जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए जी। मैंने कहा कि नंबर्स तो बहुत ही अच्छे पेश किए हैं आपने, हर फ्रंट पे है। एनआईएम भी बहुत बढ़िया है और मार्जिन्स भी बहुत इंप्रूव होकर आते हुए दिख रहे हैं। ट्रिगर क्या रहा? क्या सेगमेंट था? कहाँ से इतने अच्छे नतीजे आए? देखिए, ये कोई एक सेगमेंट पे नहीं है आधारित है। ये जो हमारा जो फिगर्स है, ये एक सेगमेंट पे आधारित नहीं है। इसमें जो अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, तो ये रैम सेक्टर में भी ग्रोथ हमारा काफी हुआ है। ऑल आर डबल डिजिट ग्रोथ्स। और कॉरपोरेट में भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ है। तो ये मिक्स्ड है, रिटेल और कॉरपोरेट लोन को मिलाते हुए। हमारे एग्रीकल्चर, रिटेल लोन, ये इसने भी बहुत अच्छा, इसमें भी हमने बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो ये एक मिक्स्ड है जिसके आधार पे हम करें। मेरा जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, उधर भी हमारा काफी अच्छा ग्रोथ रहा एडवांसेस में, 16% के आसपास। देवाशीष जी, एनआईएम तो बहुत हाईस पे है, क्या ये आगे क्वार्टर्स में सस्टेन होंगे?
कंसीडरिंग कि डिपॉजिट के रेट्स अब बढ़ रहे हैं लगातार, बड़े बड़े बैंक जो है 7.25% पे फंड रेज कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो गाइडेंस है एनआईएम का 2.9 ऑनवर्ड्स, ये हम मेंटेन करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। बट आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था विथ रिगार्ड टू द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बैंक में जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ी है उसका इफेक्ट देना अभी भी बाकी है थोड़ा सा, तो इसलिए वो काउंटर करेगा फॉर दिस Q4 ऑनवर्ड्स। अभी आपकी कॉस्ट ऑफ फंड क्या है? हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है अभी 3.86, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.19, यील्ड ऑन एडवांस इज 7.45। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ आप बता रहे हैं कि डबल डिजिट में चल रही है और आप इसको उम्मीद करते हैं कंटिन्यू करेंगे, मेरा सवाल ये है सर कि जो इतनी रेट्स बढ़ रही हैं और अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वही ज़्यादा हो रही है, अब वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी स्लो हो रही है, तो आपको ये भरोसा है कि ये कॉरपोरेट ग्रोथ और ख़ासतौर पे अब दूसरा रिटेल वाले भी कहेंगे, क्योंकि मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो रिटेल ग्रोथ हाउसिंग सेक्टर से आती है खासतौर पे, उसमें बहुत सारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि H2 यानी जुलाई से दिसंबर के महीने में सेल्स गिरती हुई नज़र आई है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो हाउसिंग लोन में ग्रोथ है वो ड्यूरिंग दिस पीरियड अबाउट 16% हमने रखा है, 15.81% हाउसिंग लोन्स में खास करके हमने रखा है। तो YOY और QOQ में भी हमारा ग्रोथ काफी अच्छा रहा है हाउसिंग लोन में। तो हमें तो पूरा उम्मीद है कि हम जो रिटेल ग्रोथ है इसको हम बरकरार रखेंगे और हमारा क्रेडिट ग्रोथ जो टोटल रहेगा बिटवीन अराउंड 15% तो हम डेफिनेटली मेंटेन करेंगे। सर MSME में क्या स्थिति है? MSME में ग्रोथ हमारा जो YOY है वो सिंगल डिजिट है, अबाउट 7% ग्रोथ है वो। QOQ में फ्लैट है, लेकिन MSME में ये Q4 में थोड़ा सा हमको एफर्ट देना पड़ेगा और हम करेंगे, इसमें भी हम डबल डिजिट में लेके आएंगे। और ये जो सिंगल डिजिट आप देख रहे हैं कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, उस समय GECL का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। वो GECL से हमारा लोन ग्रोथ काफी बढ़ गया था, तो नेचुरली वो अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा म्यूटेड लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमारे MSME, हमारे बैंक में MSME सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और करेगा भी। देवाशीष जी, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इस समय, जो सिचुएशन है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रही है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बड़ी कंपनी की वजह से। आप स्टिल ये भरोसे के साथ कह रहे हैं कि आप MSME को ग्रोथ ले आएंगे, कैसे सर? वो थोड़ा सा समझाइए हमें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा बैंक जहां तक कंसर्न, उसमें हमने क्रेडिट ग्रोथ का कोई कमी देखा नहीं है अभी तक। स्टिल वी आर हैविंग वेरी लार्ज पाइपलाइन ऑफ नॉट ओनली कॉरपोरेट बट नॉन कॉरपोरेट बोरोवर्स का भी अच्छा पाइपलाइन हमें दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली NBFC सेक्टर ही हो, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी है, आयरन एंड स्टील भी है, इवन आपका वो भी है, क्या कहते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट जो LRD वगैरह है, इसमें भी हमें काफी डिमांड लग रहा है। हमारे बैंक में ऐसा अभी तक हमें अनुभव नहीं हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ इज ड्राइंग अप। ओके, देवाशीष जी, आप ये कह रहे हैं कि 2.9% से ज़्यादा NIM मेंटेन करेंगे आप, 15% से ज़्यादा आप क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करेंगे, और अभी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही है कि जहाँ पे क्रेडिट ऑफटेक स्लो हो रहा हो, राइट सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर द Q4। हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार चौथी तिमाही के बाद, देखते कैसा नतीजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानस जी, केनरा बैंक आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक प्राइस वाइज भी, और नतीजे भी अच्छे पेश किए, और मैनेजमेंट बहुत भरोसे में है कि इनके ऊपर कोई खास असर नहीं है। 324 पर ट्रेड कर रहा है, खरीदना चाहिए अभी?
मानस अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। माफ करिएगा नीरज जी। तो हाँ। देखिए मेरा मेरा कहना यह है कि कैनरा बैंक में अगर आपको लंबे समय के लिए, मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रेड करना है या निवेश करना है, तो आप खरीदारी करिए। शॉर्ट टर्म में तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि दोनों बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। और कैनरा बैंक में तो आई थिंक अगर आपके पास समय होगा करीब 6 से 8 महीने का, तो शायद आपको 400 420 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में तो कैनरा बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। कभी गिरावट मिले तभी भी खरीदिए। 270 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 420 के टारगेट सेट करिए। 270 420 एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट है, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए अपने दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं। अब राकेश कुमार जी हैं सागर मध्य प्रदेश से। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, राकेश साहब बोला था। हेलो। हेलो। हाँ राकेश जी बताएं। हाँ सर, मेरे नाइका के 600 शेयर को 168 की प्राइस का क्या करना चाहिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए? नाइका। जी मानस जी बताइए भाई, नाइका का क्या करा जाए? 168 पे इन्होंने लिया और 127 पे भी चल रहा है। चार्ट छोटा ही होगा लेकिन अब क्या किया जाए? बिल्कुल। देखिए करना वही है जो चार्ट आपको बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जब से लिस्टिंग हुई है तब से आपको वीकनेस दिख रही है, तो स्टॉक में बने रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। कभी कोई उछाल मिले तो मेरी राय तो यही रहेगी कि यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और आप खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 204 205 के ऊपर निकले। उससे पहले तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर निवेश या ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड पे। तो उछाल में निकलने की राय है, और जब तक ये 200 पार न करे इसमें री एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। ये राय है मनोज जी की। अगला सवाल है मनोज शर्मा का, हमारे साथ अलवर से जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। सर मेरे पास पीएसयू बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है 33.5 पे, और ये मैं इसको प्लानिंग है मेरा कि दिसंबर तक इसको मैं होल्ड करता हूँ, मीन्स दिस कैलेंडर ईयर तक। तो इसको ये मेरे जो अभी तक मूड चल रहा है मार्केट में, पीएसयू स्ट्रांग चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये गेन भी कर चुके तो बेटर रहेगा कि इसको दिसंबर तक होल्ड किया जाए? ओके मानस जी, इंडियन ओवरसीज बैंक 3350 पे लिया है, दिसंबर तक होल्ड करें तो फायदा होगा क्या? आई थिंक फायदा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पीएसयू बैंक है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन लग रहे हैं। आईओबी ने एक इनवर्स सैचुरेशन पैटर्न का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिया है, जिसके टारगेट 45 के आसपास आते हैं। लेकिन अगर हम पसंद की बात करें तो इस क्षेत्र में मेरी पसंद तो अभी भी कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। बट अगर बने रहना चाहते हो तो आप बिल्कुल बने रहिए। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 45 रुपीज के टारगेट के लिए। 45 के टारगेट के लिए इसमें बने रहिए, रोक के रखिए दिसंबर तक, देखिए शायद और फायदा हो जाएगा। गौरव दीक्षित हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। गौरव बताइए क्या सवाल है आपका? गौरव आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। सवाल पूछिए सर। सर हमारा सवाल था सर, मैंने बर्गर बैंक लिया है सर। ओके। जी 1200 614 पे। मानस जी, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, सिरका पेंट्स, ये सब पेंट वाली स्टॉक्स जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आए हुए हैं, क्या करना चाहिए? होल्ड करें इसको क्या? देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन जो था वो हमने काफी जो 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 मेजर पार्ट था करेक्शन का वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है बाजार में, स्पेशली इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप आरएसआई पे देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जन दिखते हैं। 550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आई थिंक 550 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए बर्जर पेंट्स में। 576 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 612 615 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके अच्छा, सतिंदर जीत सिंह ने ट्विटर पर सवाल भेजा है कि ये जानना चाहते हैं एनसीसी और बीईएल के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, बीईएल और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, एनसीसी, क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों स्टॉक काफी अच्छे लगते हैं, और इंफ्रा में तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि इंफ्रा में जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। एनसीसी में तो बिल्कुल बने रहिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। एक बार ये 102 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 135 और 140 तक के भाव आपको एनसीसी में देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह बीएल में भी देखिए कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बहुत बुलिश है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तो यहाँ पर भी निवेश करना चाहिए। 94 के स्टॉप लॉस से, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 94 के स्टॉप लॉस से निवेश करिए। सबसे पहला टारगेट 115 रुपए का, और उसके बाद शायद आपको 132 रुपए तक के टारगेट्स बीएल में लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
ओके। अच्छा, आजकल जो नए नए शेयर्स लिस्ट हुए थे ना, उन पे बड़े सवाल लोग पूछते हैं। अब उसमें चूंकि फंस भी गए होंगे कुछ लोग, पता नहीं। इसमें देखते हैं ड्रीम फोक्स, ये जो एयरपोर्ट में सर्विसेज वाली कंपनी है, 20 शेयर खरीदे उन्होंने 485 रुपये। वरुण शुक्ला, ड्रीम फोक्स का बहुत ही छोटा चार्ट होगा सर मानस जी, बता पाएंगे कुछ इस पे? बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ही व्यू दे रहा हूँ। 384 का लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। ऊपर की तरफ जब तक 420 के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, तब तक आपको कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 420 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, तो उसके बाद तो आपको 480 तक किस तरफ देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए 380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, आप ऐसे शेयर भी अंदाज़ा लगाते हैं, मतलब अंदाजा इन द सेंस कि चार्ट पे कुछ पैटर्न बनता है कि जैसे मारुति, आज इसके नतीजे आने हैं, नतीजों से पहले अगर मान लीजिए कोई आदमी लेना चाहता है या बेचना चाहता है, तो क्या चार्ट पे कैसा दिख रहा है? कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, तो वो तो अभी भी पॉजिटिव लगता है। लेकिन क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे मारुति ट्रेड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन पिछले करीब 1 मंथ से देखने को मिल रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आपको, देखिए, रिजल्ट के पहले एक्शन नहीं लेना है। अगर एक्शन लेना है तो केवल तभी ले जब 8600 के लेवल्स ब्रेक हो, उसके ऊपर आपको खरीदारी करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8200 के नीचे लगाइए। 8200 के लेवल्स ब्रेक होंगे, तब आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो अगर बहुत एडवेंचर करना है तो ये आपके लिए लेवल्स है। अच्छा, एक तरुण जी, उन्होंने निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं जी, शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी का इस समय? नहीं, मेरी राय में निफ्टी शॉर्ट नहीं करना चाहिए नीरज जी। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि दोनों इंडाइसेस चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन वीकनेस नहीं है। मेरा नहीं समझना है कि यहाँ पर वीकनेस के लिए प्ले करना चाहिए। रादर मैं ये बोलूंगा कि आप तेजी के लिए प्ले करिए। आने वाले एक हफ्ते के लिए आप प्ले कर सकते हैं। फरवरी वाले कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। 18,300 18,200 वाले जो कॉल ऑप्शन है, वहां पर ध्यान दीजिए, उसमें तेजी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अगर हम कैश लेवल्स की बात करें तो 18,050 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। मेरा समझना है कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 18,450 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई तरुण जी, आपने जो शॉर्ट किया ना, बस तुरंत निकल जाइए, शॉर्ट ठीक आई है इसमें। दिलप्रीत कौर जी ने यूपीएल के शेयर खरीदे हैं 100, 390 की प्राइस पे, बेच दें क्या? प्रॉफिट बुक कर लें? 3-4 साल रुकना है इनको हालांकि, लेकिन क्या करना चाहिए? 390 वाला यूपीएल देखिए, 390 पे लिया है और अभी भी 750 के भाव पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो मेरी राय में तो बने रही है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक बड़ा कंसोलिडेशन, एक बड़ा फ्लैग पैटर्न बन रहा है पिछले 1.5 साल से। इस जब फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 820 रुपए के ऊपर, तब आपको एक बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 1220 1250 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में तो लॉन्ग टर्म के लिए यूपीएल में बिल्कुल बने रहना चाहिए। माना जी, एक सवाल है, जैसे इसी केस लेते हैं यूपीएल के, मान लीजिए 390 में खरीदा था इन्होंने, अब ये 800-900 तक आया, तो जनरली ये सलाह दी जाती है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर 2-4-6 महीने साल भर में पैसा डबल हो गया है तो। लेकिन अगर हमको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कि ये 5-6 साल तक मैं रुकना चाहता हूँ और ऊपर जा सकता है, ये जो भी उनकी अपनी बिलीफ सिस्टम में वो काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो बेच दें, डबल हो गया पैसा, वो बेच दें, तो जनरली क्या तो दिक्कत क्या होती है? साइकोलॉजिकली दोबारा री एंटर करने में बहुत हिम्मत चाहिए, है ना? वो जनरली होता नहीं लोगों से। ये समस्या कैसे सुलझाई है? और प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, पहले तो जब आप कोई भी ट्रेड लें, तो आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए। अगर आपके टारगेट अचीव हो गए हैं टेक्निकली या तो फंडामेंटली, आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, तब तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बिल्कुल बुक करना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, प्रॉफिट बुक करने में कम से कम आपके पास एक बैकअप रहता है अगले ट्रेड में जाने के लिए। लेकिन वो एक बार केवल पेपर पे प्रॉफिट बुक करने का भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ तो फिर आप लॉस में निकलेंगे या तो छोटे प्रॉफिट में निकलेंगे। तो अगर टारगेट अचीव हुआ है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन जब हम बात निवेश की करते हैं और लंबे समय की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने टारगेट रिवाइज भी कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इस मुसीबत से बचने का तरीका ये है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए और अपने टारगेट को रिवाइज कर लीजिए। और या तो एक और अच्छा तरीका ये है कि आप अपने टारगेट के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें और एक रेजिस्टेंस एरिया अगर आपको चार्ट पे दिखता है तो उसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाएं फिर से खरीदारी करने के लिए। मतलब ये कि अगर आपने यूपीएल में अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया और 770 आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 200 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 770 के ऊपर फिर से लॉन्ग करिए, एक तरह का स्टॉप लॉस लगाइए 770 रुपए के ऊपर। तो आप जो 25-30 रुपए दे रहे हैं वो एक इंश्योरेंस है। तो थोड़ा दिल जो है कड़ा करिए और समझदारी से काम करिए। एक लास्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक का नतीजा बहुत अच्छा आया लेकिन स्टॉक 2.5% नीचे है,
क्या ये जिन लोगों ने रिजल्ट से पहले पोजीशन ले लोगी वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या ये स्टॉक अब टॉप आउट हो गया, लगता होगा मार्केट को अभी इससे अच्छा रिजल्ट क्या देंगे ये? देखिए, एक कंसर्न है मेरा एक्सिस बैंक को लेके। यहाँ पर अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब एक केवल उम्मीद यह है कि अगर 905 रुपए 902 रुपए के लेवल्स बच जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 902 रुपए को ब्रेक कर गया, उसके नीचे फिसला, तब तो कंफर्मेशन आ जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और उसके बाद आपको 820 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कॉशियस रहना चाहिए और मेरे हिसाब से 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, तो ये रहा है एक्सिस बैंक में जो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो कमजोर हो रहे हैं। माना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। मार्केट फिलहाल एकदम बहुत ही छोटी सी रेंज में, बहुत ही नैरो ट्रेड में चल रहा है। मिड कैप तो रेड में है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा ग्रीन में अभी ट्रेड करें। एडवांस डिक्लाइन कल की तरह फिर से वो गिरने वालों की संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।